हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर का सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जो लिखा है इंडिया और रसिया के संबंधों के ऊपर, रिलेशनशिप पर। क्या है, ओल्ड ट्रेडिशन और न्यू टाइज। ये हमारा चैनल का नाम है कृष्णा ग्लोबल स्टडी सेंटर। हमारा ये कोचिंग सेंटर है। अच्छा, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बुकेब बताऊंगा, जो आज के एडिटोरियल में पूछी गई है। कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, तो और सबके सिनोनियम्स भी बताऊंगा यहाँ पर। इसके बाद में हम आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल है। तो सबसे हमारा सब सॉरी हमारा जो पहला फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? कन्विंस। कन्विंस का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी को किसी काम को करने के लिए मना लिया या राजी करना, तो उसको कहते हैं हम कन्विंस। और इसका एक वर्ड है परसुएड। ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है। परसुएड इसका सिनोनियम है PRSUAD। परसुएड करना, किसी को मना लिया, किसी को किसी काम को करने के लिए मना लेना। ये क्या होता है हमारा? कन्विंस। हमने किसी को कन्वे कर लिया या किसी को हमने मना लिया, परसुएड कर लिया, उसको क्या कहते हैं हम? कन्विंस। और एक वर्ड है हमारा रीअफर्म। जैसे और देखो, इसके एक आध दो सिनोनियम्स आप बता सकते हो। जैसे आपको पता है, आप किसी को प्रभाव में ले लेते हो, या फिर स्वे करना। स्वे एक वर्ड है, SWAY। क्या है? SWAY, स्वे या इन्फ्लुएंस, INFLUENC। ये भी इसके सिनोनियम लग जाएंगे, परसुएड, इन्फ्लुएंस, स्वे यानी कन्विंस के। री मतलब फिर से, अफर्म मतलब फिर से किसी चीज को पक्का करना, तो कन्फर्म करना, पुष्टि करना। ये भी क्या है हमारा? वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में। CONFIRM, कन्फर्म यानी पुष्टि करना। क्या होता है? पुष्टि करना। एक वर्ड है हमारा टेक स्टॉक। टेक स्टॉक हमारी एक फ्रेज है, जिसका मतलब होता है जायजा लेना। टेक स्टॉक क्या है? फ्रेज है। वैसे भी आपको पता है, टेक मतलब लेना, स्टॉक स्टॉक का आप क्या कर रहे हो? जायजा ले रहे हो आप जाके, तो उसको क्या कहते हैं हम? जायजा लेना, टेक स्टॉक। जैसे इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करना, या असेस करना, ASSESS, असेस करना। एक वर्ड होता है अप्रेज, APPRAIS, अप्रेज। सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव दोनों देखो मिलते जुलते से वर्ड हैं, लेकिन दोनों का मीन्स क्या है? अलग अलग है। और पार्ट ऑफ स्पीच में दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। ये भी एडजेक्टिव है सब्सटेंशियल, और ये सब्सटेंटिव, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई चीज साइज में बहुत बड़ी है, बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं नोटिसेबल या साइजेबल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? सब्सटेंटिव, कोई चीज विचार मगन है या विचारशील है, अभी उस पर विचार किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव। यानी पेंसिव या थॉटफुल। थॉटफुल। फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है बड़े बुरे परिणाम, बैड कॉन्सिक्वेंसेस या दुष्परिणाम। क्या होता है? ये हमारा नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में।
जिसका मतलब होता है बैड कॉन्सिक्वेंसेस। बैड कॉन्सिक्वेंसेस, या बोला जाए तो एक तरह से ब्लोबैक, ब्लोबैक भी होता है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। ठीक। एक वर्ड है हमारा, ये नेक्स्ट वर्ड है हेडवे। हेडवे का मतलब होता है प्रोग्रेस, प्रगति। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, प्रगति। कोई चीज कहाँ पर है? प्रोग्रेस में है, प्रगति में, या बोला जाए तो डेवलपमेंट में। अगला वर्ड है हमारा आउटरीच। अब रीच माने होती है पहुंच, तो आपकी पहुंच है आउटरीच। आउटरीच मतलब आप किसी से कोई एंगेजमेंट के लिए आपकी पहुंच, यानी रीच है, आपकी पहुंच है। एंगेज यानी किसी से बातचीत करने की या किसी काम को करने की, उसको कहते हैं आउटरीच। आउटरीच हमारा क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी नाउन है। ये क्या होता है? अप्रोच, ए डबल पी ओ, ए डबल पी ओ आर ए सी एच, अप्रोच। हमें इसको कहते हैं आउटरीच। और देखो एक हमारा वर्ड है अप्रोच, सॉरी, अप्रोच की, सॉरी सॉरी, ये गलत हो गई। इसका मतलब होता है ए डबल पी, ए डबल पी ओ, सॉरी, अप्रोच होती है ए डबल पी आर ओ ए सी एच। मैं बार बार यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। ए डबल पी आर ओ ए सी एच, अप्रोच यानी पहुंच। अब एक वर्ड है हमारा एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग का मतलब होता है कोई चीज सस्टेन है या ड्यूरेबल है, टिका हुआ है, उसको हम कहते हैं एंड्यूरिंग। ये भी क्या है? हमारा पार्ट ऑफ स्पीच देखा जाए तो एंड्यूरिंग एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या है? ड्यूरेबल, डी यू आर ए वी एल ई, या सस्टेन है, एस यू एस टी ए आई एन ई डी, सस्टेन्ड है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं टिका हुआ है। कोई चीज टिका हुआ है उसको कहेंगे एंड्यूरिंग। अगला वर्ड है हमारा स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम एक फ्रेजल वर्ब होती है हमारी। जैसे कहीं से कोई चीज और निकल के आती है, तो उसको कहते हैं स्टेम फ्रॉम। ओरिजिनेट फ्रॉम या अपीयर फ्रॉम, ये क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये? फ्रेजल वर्ब, यानी अपीयर फ्रॉम, या ओरिजिनेट फ्रॉम। ओरिजिनेट फ्रॉम। ये पर्च जो वर्ड है आपका, पर्च का मतलब वैसे तो पोजीशन होती है, और पर्च एक तरह से बैठक भी होती है पर्च, तो उसको हम कहते हैं पर्च। क्या है ये? इसको कह दो आप बैठक है हमारी, या कोई पोजीशन है। अब कोई पोजीशन लेके बैठा है तो क्या है? अपनी बैठक में बैठा है। एक हमारा ये क्या है? पर्च भी वैसे देखा जाए तो ये क्या है? नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में। तो ये हैस्टन होता है हमारा वर्ब, जिसका मतलब होता है जल्दी करना। क्या होता है? जल्दी करना। क्विकन या एसिलरेटेड, कोई चीज बहुत ज्यादा क्या है? तेजी से, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेडाइट, क्विकन, हैस्टन, स्पीड ऑफ, ये सब इसके क्या है? सिनोनियम्स हैं। स्पीड, स्पीड ऑफ, क्विकन, क्विकन, स्पीड ऑफ। एक वर्ड होता है एक्सपेडाइट, ए एक्स पी ए डी आई टी।
अब देखो इससे मिलते जुलते आपने दो वर्ड देखे होंगे, एक होता है ई एक्स पी ई डी आई टी एक्सपेडाइट, और एक होता है एक्स पे डी एट ई एक्स पी ई डी आई ए टी। दोनों यानी सेम वर्ड होते हैं, जैसे ई एक्स पी ए डी आई ए टी, एक में होता है ए टी, एक में होता है टी ई खाली। एक्सपेडाइट या एक्सपेडाइट एक्स पे डिएट, दोनों का मतलब होता है किसी चीज की तीव्रता बढ़ा देना, जल्दी करना, स्पीड अप करना, क्विकन करना। अब देखो ये दो वर्ड है हमारे, बायलेटरल और मल्टीलेटरल। अब आपको पता होना चाहिए बायलेटरल होता है, और लेटरल तो होती है हमारी किसी का जो सरफेस होती है, आयाम होता है, उसको कहते हैं लेटरल। अब जिसके आगे बाई लग जाता है वो होता है दो, और मल्टी लग गया तो बहुत। तो टू साइड जिसकी होती हैं उसको कहते हैं बायलेटरल, टू साइडेड। और मल्टीलेटरल यानी बहुआयामी, मैनी साइड्स, उसको कह देते हैं हम मल्टीलेटरल, मैनी साइड्स। एक तरह से ये जो वर्ड है बायलेटरल, जिसका मतलब होता है द्विपक्षीय। अब ज्यादातर ये यूज होता है द्विपक्षीय वार्तालाप के लिए, तो वहां पर हम यूज करते हैं बायलेटरल। तो आज के ये तो हमारे वर्ड थे जो द इंडो न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल था, उसमें जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड लगे थे उनको हमने कराया है। इसके बाद अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल है जो लिखा हुआ है ओल्ड ट्रेडिशन। देखो आपको पता है ओल्ड ट्रेडिशन और ओल्ड ट्रेडिशन होते हैं पुराने जो परंपरा चली आ रही है, और न्यू टाइज यानी नए संबंध, और कहाँ पर हैं ये बता रहा है ऑन द इम्पोर्टेंस, क्या उनका महत्वपूर्ण है, महत्व है कहाँ पर, इंडिया और रसिया की पार्टनरशिप में, साझेदारी में, रिलेशनशिप में क्या महत्व है पुरानी परंपराओं का और नए संबंधों का। तो रसिया हमारा आज से नहीं, बहुत पुराने समय से हमारा अच्छा दोस्त भी है रसिया। तो रसिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और भले ही हमारी परंपराएं, पुरानी परंपराओं को रसिया आज भी मानता है, संबंध भले हमारे नए हों। तो उसी के ऊपर लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है नरेंद्र मोदी मस्ट ट्राई एंड कन्विंस व्लादिमीर पुतिन टू एंड द यूक्रेन वॉर। अब देखो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को मस्ट यानी बहुत जरूरी, यानी उनको कोशिश करनी चाहिए, और मस्ट कन्विंस, और उनको मना लेना चाहिए, राजी कर लेना चाहिए पुतिन साहब को, क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए, जो यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसको खत्म करने के लिए उनको मना लेना चाहिए पुतिन साहब को, और उनको कोशिश करनी चाहिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है नरेंद्र मोदी, और हमारी मस्ट ट्राई, ये तो हमारी वर्ब फर्स्ट है, और यहाँ पर हमने ओमिट कर दिया है ये मस्ट कन्विंस। यानी जब हमें दो वर्ब लिखते हैं एंड से जोड़ के, तो हम एक हेल्पिंग वर्ब से ही काम चला लेते हैं, दूसरी हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड होती है। तो यहाँ पर ये मस्ट कन्विंस और मस्ट ट्राई लिखा हुआ है, ये हमारी दूसरी वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है, यानी नरेंद्र मोदी ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक, तो सब्जेक्ट और वर्ब को भी आइडेंटिफाई करते जाओ, जिससे हमें एक सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग भी आती है, और हमें इजी भी लगता है पढ़ने में। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। अब कहाँ पर है, मॉस्को ऑन मंडे रीअफर्म्स and reaffirms an old tradition of holding annual summits between India and Russia leaders। नरेंद्र मोदी का जो दौरा था मॉस्को, रसिया की जो कैपिटल है मॉस्को, वहां पर सोमवार को, मंडे को,
ये चीज कंफर्म करती है उनकी जो विजिट थी, इसने रीअफर्म का मतलब होता है कंफर्म करना, पुष्टि कर दी। क्या कंफर्म कर दिया? जो हमारे पुरानी परंपराओं को पुष्टि करती है या कंफर्म करती है। उनकी जो विजिट है मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये किसकी विजिट थी? जो थी ऑफ होल्डिंग, यानी ऑर्गेनाइज करने की एनुअल समिट को, एक वार्षिक शिखर वार्ता जो है इंडिया और रशिया के नेताओं के बीच में। तो इंडिया रशिया के नेताओं के बीच में एक वार्षिक शिखर वार्ता का जो समिट का जो आयोजन हुआ था, इस चीज ने क्या कर दिया? उनकी जो विजिट हुई थी, इस चीज ने पुरानी परंपराओं की भी पुष्टि कर दी। अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, इसका ये सब्जेक्ट है, रीअफर्म से हमारी ये वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। और प्रपोजिशन से लगा के ये एक यहाँ पर हमने वर्ब में आईएनजी लगा के ये क्या कर दिया है? नाउन यानी जीरंड बना दिया है। जो नाउन जीरंड क्या करता है? नाउन का रोल निभाता है, और प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अच्छा, अब चलते हैं। विथ रसिया his first choice for a bilateral visit in his third tenure। ये कह रहा है रसिया के साथ उनकी जो फर्स्ट चॉइस, यानी उनकी फर्स्ट चॉइस है रसिया के साथ, किसके लिए? एक बायलैटरल यानी द्विपक्षीय विजिट यानी दौरा। कहाँ पर? अपने तीसरे कार्यकाल में। टेन्योर का मतलब होता है इनकम्बेंसी या कार्यकाल। टेन्योर का मतलब क्या होता है? कार्यकाल। तो उनके तीसरे काल में भी उनकी पहली चॉइस बनी हुई थी रसिया की विजिट के लिए। ही ऑल्सो ब्रेक्स अ ट्रेडिशन that Indian Prime Minister travel to neighboring countries on their first stand-alone visit in a tenure, indicating the importance of the India-Russia partnership। अब ये कह रहा है, यह ब्रेक भी करती है, तोड़ती भी है एक परंपरा को। क्या परंपरा था? परंपरा क्या थी? कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जो भारतीय प्रधानमंत्री ट्रेवल करते हैं, कहाँ पर ट्रेवल करते हैं? अपने नेबरिंग यानी अपने पड़ोसी देशों में ट्रेवल करते हैं। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहली जो विजिट रहती है उनकी, वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज यानी पड़ोसी देशों में दौरा करती है। तो एक ये भी परंपरा को तोड़ दिया। अब की बार मोदी साहब जैसे ही उनका तीसरा कार्यकाल था, तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर विजिट कर दिया? मॉस्को में यानी रसिया में। तो एक ये पुरानी परंपरा को भी तोड़ दिया, यहाँ पर ये बता रहा है जो नेबरिंग कंट्रीज में। और उनकी देयर फर्स्ट स्टैंड अलोन का मतलब होता है खाली जो विजिट थी, सिर्फ उनका कोई और कोई मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ विजिट करना। तो स्टैंड अलोन विजिट कहाँ पर? अपने टेन्योर में, अपने उनके कार्यकाल में, एक कार्यकाल में। ये चीज इंडिकेट करती है, संकेत करती है किस पर? जो इंडिया रसिया की जो पार्टनरशिप की जो महत्वपूर्णता पर, इस पर भी संकेत करती है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि जो इंडिया रसिया की जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, उसका कितना महत्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो परंपरा थी उसको भी तोड़ दिया, और उन्होंने फर्स्ट विजिट जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हुए रसिया की है, ना कि अपने किसी भी नेबरिंग कंट्रीज की यानी पड़ोसी देशों की। अब देखो आगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी जो सबसे पहले ही इसकी वर्ब है ये ब्रेक, ठीक। और कोई यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब है नहीं। अब यहाँ से देखो, द 22 यानी 22nd इंडिया रसिया एनुअल समिट हैज अनदर फर्स्ट, यानी जो 22 में जो क्या है, इंडिया रसिया का जो एक वार्षिक शिखर वार्ता थी, वो एक अन्य पहली चीज थी। क्या थी? अनदर फर्स्ट। अब ये क्या थी? फर्स्ट, द फर्स्ट मोदी पुतिन मीट सिंस द यूक्रेन वॉर, यानी जो यूक्रेन की वॉर हुई है तब से मोदी और पुतिन पहली बार, यानी फर्स्ट मीटिंग थी उनकी, कब से? यूक्रेन और उसकी जो वॉर से, तब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है तब से वो पहली बार मिले थे। तो ये 22 में क्या थी? एक अनदर फर्स्ट चीज थी। अब ये कह रहा है 21st समिट वॉज इन दिल्ली इन दिसंबर 2021, just before Russian President Vladimir Putin launched special operations on Ukraine। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर?
जो 21st समिट है, यानी जो पहली 21 की जो पहली समिट थी वो कहाँ थी? दिल्ली में, और दिसंबर में हुई थी 2021 में। जो 21वीं शिखर वार्ता हुई थी 21 में दिसंबर में दिल्ली में हुई थी। कब? इस किससे पहले? जस्ट बिफोर, यानी रशियन प्रेसिडेंट यानी पुतिन साहब के लॉन्च करने से जस्ट बिफोर यानी थोड़ी सी पहले एक स्पेशल ऑपरेशन जो था यूक्रेन में, तो यूक्रेन में एक स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की थी। तो उससे पहले उन्होंने क्या किया था? एक समिट की थी दिल्ली में दिसंबर में। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 21st ये सब्जेक्ट है, वॉज इसकी बार थी। ठीक है, अब दोबारा यहाँ से, सिंस देन यानी तब से ही, टू लीडर्स हैव मेट जस्ट वंस एट द एससीओ समिट इन उज्बेकिस्तान। तो तब से ही दोनों नेता हैव मेट यानी ये मिल लिए थे या मिल चुके हैं एक बार, जस्ट वंस एक बार मिल चुके हैं। कहाँ पर? एससीओ समिट में, जो हुई थी उज्बेकिस्तान में, शिखर वार्ता हुई थी वहां पर। Where Mr. Modi had stated that this was not the era of war। जहां पर मोदी साहब क्या कह चुके थे कि दैट यह युग किसका नहीं है? वॉर का युग नहीं है। मोदी साहब ये भी वहां कह चुके थे जब ये उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में मिले थे। अब ये कह रहा है रसियाज ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन चाइना एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर इज ऑल्सो अ कंसर्न फॉर इंडिया। ये कह रहा है जो बढ़ती हुई रसिया की डिपेंडेंस है यानी निर्भरता है चाइना के ऊपर, वो एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम है, किसका परिणाम है? ये वॉर का यानी युद्ध का जो परिणाम है, ये भी क्या है? एक कंसर्न भी है, एक चिंता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के जो चाइना के साथ संबंध अच्छे नहीं है, और जब से वॉर छिड़ी है तब से रसिया की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है चाइना के ऊपर, तो इस बात से भी वो क्या है? चिंतित है। अब ये कह रहा है गिवन टेंशंस ओवर द एलएसी, किस चीज को देखते हुए? जो तनाव है एलएसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी एलएसी पे जो तनाव बने हुए हैं उस चीज को देखते हुए ये चिंता, एक और कंसर्न है कि रसिया की डिपेंडेंसी चाइना के पे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, while there will be a scheduled framework of talks on bilateral issues। अब देखो ये बायलेटरल इश्यूज कौन से हैं, ये कोमा लगा के बताया है यहाँ से यहाँ तक। तो वाइल यानी जबकि, देयर विल बी वो क्या होंगे? एक शेड्यूल्ड फ्रेमवर्क, यानी जो पहले से ही शेड्यूल कर दिया होगा, ये बात आपको बोलनी है, पहले से ही लिख के रख लिया जाए कि जैसे मुझे ये बात है बोलनी है, ये बताना है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो शेड्यूल्ड फ्रेमवर्क था ऑफ टॉक्स का, यानी बातचीत का या वार्तालाप का, जो पहले से ही जो शेड्यूल्ड एक ढांचा था द्विपक्षीय मुद्दों पर एक पहले से ही शेड्यूल्ड ढांचा होगा। वो क्या था वो ढांचा? एक तो ट्रेड एंड एनर्जी रिलेशनशिप, स्पेस कॉरपोरेशन फॉर गगनयान एंड डिक्लाइनिंग बट सब्सटेंशियल डिफेंस सप्लाईज। अब ये कह रहा है ट्रेड यानी व्यापार को लेकर, और एनर्जी रिलेशनशिप यानी खनिज जो पेट्रोल और डीजल आता है उसके उनके रिलेशनशिप, और स्पेस कॉरपोरेशन यानी गगनयान के लिए जो अंतरिक्ष में उनका जो सहयोग रहता है कॉरपोरेशन। और डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग यानी मने करना या कमी करना, किसमें? जो सब्सटेंशियल डिफेंस सप्लाईज है, जो बड़ी महत्वपूर्ण जो डिफेंस की जो सप्लाई होती है रसिया से, उसमें भी क्या की जा रही है? कमी करना। तो ये सारे फ्रेमवर्क पहले से ही इन सारी चीज़ों का एक ढांचा तैयार कर लिया था कि ये बातें होंगी कहाँ पर? जो द्विपक्षीय जो मुद्दे होंगे वहाँ पर। अब ये यहाँ से कह रहा है देयर विल ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी टू टेक स्टॉक ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। तो देयर ऑल्सो ये एक मौका भी होगा
किसका मौका होगा? जायजा लेने का। किसके जायजा लेने का? वॉर का, युद्ध का जायजा लेने का यूक्रेन में। तो मोदी साहब यूक्रेन में जो वॉर का जायजा भी ले सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, एक मौका भी होगा उनके लिए। अपार्ट फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट एंड वेस्टर्न sanctions on global security and shortage of food, fuel and fertilizers. India has been worried about its fallout on defense deliveries and spares from Russia. अब यहाँ से देखो, ये क्या कह रहा है? इसके साथ ही अपार्ट फ्रॉम यानी इसके अलावा। किसके अलावा? इसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है। क्या प्रभाव है? जो इसका जो इम्पैक्ट, प्रभाव, और जो पश्चिमी देशों की जो पाबंदी है, कहाँ पर? व्यापक सुरक्षा पर। और जो किसकी कमी है? कमी किसकी है? फूड की। शॉर्टेजेस फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स, यानी खाने की, फ्यूल की और फर्टिलाइजर्स, उर्वरकों की जो कमी। और क्या कह रहा है? ये इंडिया हैज बीन बरेड, इंडिया इस चीज से परेशान रहा है, या बरेड यानी चिंतित रहा है, अबाउट के बारे में। किसके बारे में? जो इसके फॉल आउट हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो बुरे परिणाम हैं इसके। कहाँ पर? जो डिफेंस की डिलीवरीज में, यानी जो डिफेंस के जो सामान होता है, डिफेंस की जो चीज़ें होती हैं, उनकी डिलीवरीज को लेके, और स्पेयर्स यानी जो पार्ट हैं उनको लेकर हमारा इंडिया क्या है? चिंतित रहा है, फ्रॉम से, रसिया से। तो रसिया में वॉर है, इससे क्या है? वहाँ से फ्यूल की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, स्पेयर से जो पार्ट वगैरह वहाँ से आते हैं डिफेंस के, वो नहीं आ पा रहे हैं, इससे भी वो चिंतित रहा है। वाइल एन अटेम्प्ट टू मेक इन इंडिया हैज मेड हेडवे। अब ये क्या कह रहा है? देखो, वाइल वाइल को छोड़ो, जाओगे वाइल एन अटेम्प्ट, यानी एक अटेम्प्ट, एक कोशिश। किसके लिए? जो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया एक अभियान चलाया था, यानी मेक इन इंडिया के तहत, यानी जो मेक इन इंडिया जो अभियान था, ये हैज मेड अ हेड अवे। मेक हेड अवे का मतलब होता है किसी चीज की ग्रेजुअली, धीमे धीमे वो क्या कर रही है? प्रोग्रेस कर रही है। तो ये एक कोशिश है, और इसने मेक इन इंडिया ने जो मेक इन इंडिया की जो हमारी कोशिश थी, इसने प्रोग्रेस भी की है, धीमे धीमे ये ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर भी रहा है। और इसने देखो क्या प्रोग्रेस की है? जो रशियन असॉल्ट राइफल्स बनाई हैं, और इंडियन रशियन ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाई है। तो मेक इन इंडिया यानी हमारे इंडिया में अभी ब्रह्मोस मिसाइल है और असॉल्ट राइफल्स है, इसको तैयार किया गया है। तो हमारा ये क्या है? मेक इन इंडिया के तहत जो एक कोशिश थी, एक प्रयास थी, ये धीमे धीमे कहाँ जा रहा है? आगे बढ़ रहा है, प्रगति की तरफ है। अब ये कह रहा है कोई चीज एकदम से शुरू करते हैं तो एकदम नहीं हो जाती है, भले ही हमने ये सारी चीजें काम कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है? हम रसिया से कुछ हमारे ट्रेड रिलेशनशिप भी थे, कुछ वहाँ से एग्रीमेंट भी थे, वहाँ से कुछ डिफेंस के पार्ट, स्पेयर्स वगैरह भी आते थे। तो अभी हमारी डिपेंडेंसी तो थी, लेकिन हम काम कर रहे थे उस पर। तो धीमे धीमे उसमें प्रोग्रेस भी हुई है, हमारा जो प्रयास था उसमें। अब ये कह रहा है concerns over the reliability of supplies and the payments issue will need discussion। अब ये कह रहा है और भी कंसर्न्स हैं, यानी और भी चिंता है, किसको लेकर? रिलायबिलिटी को लेकर, विश्वसनीयता को लेकर, भरोसेमंदी को लेकर। और किसकी भरोसेमंदी है? सप्लाईज की और पेमेंट्स की। तो सप्लाई भी को रोक दिया जाएगा, पेमेंट्स कब होगा, कैसे होगा, कैसे सप्लाई होगी, तो इसको लेकर भी कुछ कंसर्न थे, उनकी भरोसेमंदी पर। और ये पेमेंट्स के इशू, ये इनकी भी ज़रूरत है, विल नीड डिस्कशन, इनको भी डिस्कशन की ज़रूरत होगी। तो पेमेंट्स के मुद्दों पर और सप्लाईज के मुद्दों पर भी हमें क्या है? डिस्कशन करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है न्यू दिल्ली इज कंसर्न ओवर इंडियन रिक्रूटमेंट बाय रशियन आर्मी इज एन अनदर इशू ऑफिशियल इंडिकेट। अब ये क्या कह रहा है?
जो नई दिल्ली यानी हमारा इंडिया की जो कंसर्न था कहाँ पर, इंडियन रिक्रूटमेंट्स पर, यानी भारतीय लोगों को वहां पर क्या किया जाता था, इंडियन रशियन आर्मी के द्वारा रिक्रूट कर लिया जाता था और यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया जाता था। तो ये भी क्या था, एक अनदर इशू था, एक अन्य मुद्दा था जो आधिकारिक तौर पर इसको क्या कर दिया गया है, इंडिकेट किया है, इसको भी बताया गया है। तो यही बोला था कि आप हमारे जो लोग रसिया में रह रहे हैं इंडिया से, उनको आप रिक्रूट करते हो रशियन आर्मी में और यूक्रेन के बॉर्डर पर उनको भेज देते हो युद्ध में, वॉर में। तो इसको लेकर भी एक ये इशू था, एक मुद्दा था। सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, अबव ऑल मिस्टर मोदी विजिट, यानी अबव ऑल यानी इससे भी, इन सब से भी ऊपर क्या है, मिस्टर मोदी विजिट स्टैंड a geopolitical message given the contrast to another summit in Washington। ये कह रहा है मिस्टर मोदी का जो दौरा था ये सेंड करता है, भेजता है, क्या भेजता है, एक जियो पॉलिटिकल मैसेज, एक संदेश भेजता है। किस चीज को देखते हुए, एक कॉन्ट्रास्ट है, जो विरोधाभास है, एक अन्य शिखर वार्ता का, समिट का, जो है वॉशिंगटन में। तो इसके बिल्कुल विरोधाभास में एक समिट है वॉशिंगटन यानी अमेरिका में, यूएस में, इसके बिल्कुल अपोजिट। अब वहां पर ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन will welcome leaders of NATO countries for the transatlantic grouping's 75th anniversary। तो ये क्या कह रहा है कि मंगलवार को यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन साहब, वो वेलकम करेंगे, किसका वेलकम करेंगे, नाटो कंट्री के देश के जो नेताओं का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और कहाँ से वेलकम करेंगे, फॉर द ट्रांस अटलांटिक ग्रुपिंग्स, जो है किसके लिए, ट्रांस अटलांटिक का मतलब होता है यानी उस पार भी, यानी इस पार और उस पार भी। तो यानी वो यूएस इधर भी और इधर भी, यानी दोनों तरफ क्या करेगा वो, एक ग्रुपिंग, यानी जो 75th जो एनिवर्सरी है, जो वर्षगांठ है, उसके लिए वो नाटो कंट्री के नेताओं का भी वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। तो एक वहाँ पर समिट होगी यूएस में, तो वहाँ पर पश्चिमी देशों को भी बुलाया जाएगा, यूएस उनका भी वेलकम करेगा नाटो के, और जो अटलांटिक के दोनों तरफ हैं उनका भी वहाँ पर क्या करेगा, वेलकम करेगा। तो उसी के एक समिट में अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी इंडिया के लिए क्या डिफिकल्टी है, कैसे हमारे मोदी जी उस चीज को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बता रहा है, with Ukraine, with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Indo-Pacific leaders who are part of the Western sanctions present। अब देखो यहाँ से, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ, और इंडो पैसिफिक का मतलब है हिंद और प्रशांत महासागर, यानी दोनों में जो इंडो पैसिफिक लीडर्स हैं, जो पार्ट हैं किसके, वेस्टर्न सैंक्शन होती हैं पाबंदियों के। तो नाटो कंट्री के तो लोगों को बुलाया जाएगा, नेताओं को, इसके साथ ही वहाँ के जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, और कुछ इंडो पैसिफिक के लीडर्स हैं, और वो सारे लोग का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, यानी वेस्टर्न पाबंदियों के जो रसिया के ऊपर लगी हैं, उनका सबका एक ये पार्ट है। तो उन सारे लोगों को ये अमेरिका वहाँ पर एक सबमिट कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है। अब देखो प्रेजेंट एक अलग तरह से इन सब की जो मौजूदगी है, अब ये क्या दिखाएगी, इट विल बी अ शो ऑफ स्ट्रेंथ सपोज टू डेमोस्ट्रेट रशियाज आइसोलेशन। इट विल बी, यह होगी एक शक्ति प्रदर्शन होगा, शो ऑफ स्ट्रेंथ यानी ताकत का, यानी मजबूती का एक दिखावा, शक्ति प्रदर्शन होगा। सपोज यानी ऐसा मानो, अज्यूम करो, सपोजिटली या अलीजली या कथित तौर पर, या क्या कि ये सपोज ऐसा मानो, ये डिमोस्ट्रेट करेगा, दिखाएगा रसिया का आइसोलेशन, अलगाव। तो वहां पर शक्ति प्रदर्शन होगा,
सारे नाटो कंट्रीज के, और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट भी जाएंगे उस समिट में। तो ये एक रसिया के अलगाव को दिखाएगा और वहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा, शो ऑफ स्ट्रेंथ, यानी एक ताकत का भी दिखावा मजबूती से वहाँ पर होगा। अब देखो, मिस्टर मोदी हैज अटेम्प्ट अ बैलेंस। अब यहाँ पर मोदी साहब क्या करेंगे, वो अमेरिका से भी मना नहीं करेंगे। अब कैसे बैलेंस करेंगे इस चीज़ पे यहाँ पर बात कर रहा है। तो उनकी एक कोशिश, हैज अटेम्प्टेड, उन्होंने एक कोशिश, क्या कोशिश कर चुके हैं, बैलेंस करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, किसके साथ में, विद हिज प्रेजेंस एट G7 समिट आउटरीच, अपनी जो मौजूदगी G7 शिखर वार्ता में, जो उनकी आउटरीच है, जो पहुंच है, कहाँ पर, इनमें, इटली में, लास्ट मंथ, पिछले महीने, एंड मीटिंग मिस्टर जेलेंस्की एंड लेटर sending an official delegation to the peace conference in स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पर ये कह रहा है उन्होंने कैसे बैलेंस किया है अपनी मौजूदगी G7 समिट में। उनकी जो पहुंच थी पिछले महीने इटली में, उन्होंने मीटिंग की जेलेंस्की के साथ में, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और बाद में उन्होंने एक मैसेज भी भेजा, एक आधिकारिक डेलीगेशन, कहाँ पर, जो था पीस कॉन्फ्रेंस के लिए, शांति वार्ता के लिए, जो स्विट्जरलैंड में उन्होंने एक ऑफिशियल डेलीगेशन भी भेजा है बाद में। लास्ट पैराग्राफ है हमारा, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो shown its enduring commitment to traditional ties with Russia that stem from the 1971 Soviet Union Peace and Friendship Treaty। यहाँ पर कह रहा है जो सरकार है वो क्या कर चुकी है, दिखा चुकी है, वो दिखा भी चुकी है अपना इंड्यूरिंग, मैंने आपको बताया था, बड़ा ही टिकाऊ, ड्यूरेबल, लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट, बड़ा टिकाऊ अपना कमिटमेंट दिखा चुकी है। कहाँ पर, एक टू के लिए ट्रेडिशनल टाई, जो उनके परंपरागत जो संबंध थे उसके लिए उन्होंने बड़ा ही टिकाऊ एक कमिटमेंट भी दिखा चुकी है हमारी जो सरकार है। क्योंकि हमारे रसिया के साथ जो पुराने परंपरागत जो संबंध चले आ रहे हैं उसके लिए, जो स्टेम फ्रॉम, अब ये ट्रेडिशनल टाइज रसिया के साथ कहाँ से निकल के आए ये बता रहा है, दैट स्टेम फ्रॉम, जो एपियर्स होते हैं, जो निकल कर आते हैं 1971 के जो सोवियत, जो सोवियत संघ की जो पीस थी और जो फ्रेंडशिप की जो ट्रेटी थी, इंदिरा गांधी के जमाने की जो हमारी ट्रेटी थी, वहां से ये निकल कर आते हैं। और ये कहता है बाई रिफ्यूजिंग टू कंडेम द वॉर एट द UN एंड अदर मल्टीलेटरल फोरम्स, ये कह रहा है, बाई लगा के बता रहा है, रिफ्यूजिंग करते हुए, मना करते हुए, किस चीज को, यानी कंडेम करना, निंदा करना, आलोचना करना वॉर की। तो इंडिया ने कभी UN में वॉर की आलोचना, वॉर को लेकर रसिया की आलोचना नहीं की थी। तो इस चीज को मना करते हुए आलोचना से वॉर की, कहाँ पर, UN में, और अदर मल्टीलेटरल फोरम्स, और कई सारे अंतरराष्ट्रीय आयाम यानी मंचों पर, फोरम्स पर, जबकि वाइल कंटिन्यूइंग टू एंगेज, जबकि वो लगातार कंटिन्यू, यानी उन्होंने जारी रखा था क्या करना, बातचीत करना रसिया के साथ में, बायलैटरली एंड एट groupings such as the SCO BRICS and G20। तो कभी भी उन्होंने UN में कंडेम नहीं किया, आलोचना नहीं की हमारे इंडिया ने रसिया को, लेकिन उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता को लगातार क्या रखा था, जारी रखा था, और वो उन्होंने बातचीत की भी थी। और कई सारे ग्रुपों में, जैसे SCO का ग्रुप था ब्रिक्स में और G20 में, वहाँ से उन्होंने रसिया से बातचीत की और बार बार अलग से यही समझाया कि आप वॉर को ख़त्म करो, सबके सामने नहीं बोला। लेकिन अब ये कह रहा है, ऑल आइस ड्यूरिंग मिस्टर मोदीज विजिट विल देन बी ऑन हाउ ही यूजेज इंडियाज particular multipolar unaligned perch to further the cause of dialogue and diplomacy and help hasten an end to the conflict that has divided the world। अब देखो यहाँ से ये क्या कह रहा है,
ऑल आइस का मतलब होता है एकदम सतर्क या चौकन्ना, यानी सभी लोग क्या करेंगे के दौरान, मिस्टर मोदी की विजिट के दौरान सभी लोगों की निगाहें कहाँ पर होंगी, मिस्टर मोदी पर होंगी। और तब ये बता रहा है ऑल आइस बिल, यानी जब सारी निगाहें होंगी, देन तब बी ऑन, यानी उनके ऊपर, तब वो कैसे ही यूजर्स इस्तेमाल करेंगे इंडिया का जो विशेष रूप से जो मल्टीपोलर और अनअलाइंड पर्च है। पर्च होती है पोजीशन, और अनअलाइंड का मतलब है यानी किसी के साथ हमारा कोई ज़्यादा खास संबंध नहीं है, एक तरह से लाइन में नहीं है, अनअलाइंड है। तो और मल्टीपोलर का मतलब होता है जिसका कोई भी एक पोल नहीं है, यानी एक तरफा झुकाव नहीं है। तो यही कह रहा है कि मिस्टर मोदी अपनी विजिट के दौरान इस चीज़ को कैसे वो इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज में लेके आएंगे, जो विशेष करके इंडिया का जो किसी एक की तरफ जो झुकाव नहीं है और ना ही किसी की तरफ उनकी खास कोई पोजीशन है, इस चीज़ को वो कैसे मैनेज करेंगे, तो सभी लोगों की निगाहें उनके ऊपर होंगी। और टू फर्दर, और ये आगे ले जाएंगे, क्या आगे ले जाएंगे, जो कॉज है, कारण है किसका, बातचीत का और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का। तो कूटनीति के लिए और बातचीत के लिए और आगे ले जाएंगे, और ये चीज़ हेल्प करेगी, क्या हेल्प करेगी, मदद करेगी, हेस्टन यानी क्विकन, यानी जल्दी से ख़त्म करने में एक एंड को, एक एंड यानी ख़त्म जो है संघर्ष का। तो संघर्ष को यानी वॉर को जल्दी से ख़त्म किया जाए। जो वॉर क्या कर दिया है, इसने डिवाइड कर दिया है, विभाजित विभाजित कर दिया है पूरी दुनिया को। तो पूरी दुनिया में डिवाइडेशन कर दिया उस वॉर को, यानी जल्दी से ख़त्म करने में ये चीज़ क्या करेगी, हेल्प करेगी, वो बातचीत को और कूटनीति को और आगे ले जाएंगे। तो आज का ये लास्ट पैराग्राफ था हमारा, यहीं ख़त्म होता है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर आपको उस चीज़ें समझाने की कोशिश की, और मैंने बताया कैसे सब्जेक्ट और वर्ब को हम इंडिकेट करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस सेशन। यहीं पर हम रैप अप करते हैं इस सेशन को।